हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 में हम लोग पढ़ेंगे स्थलमंडल की परिवर्तनकारी शक्तियाँ। स्थलमंडल की परिवर्तनकारी शक्तियाँ बच्चों, इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी, भूकंप और लास्ट में अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आइए हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ देखेंगे। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है। जो लावा बाहर निकलकर हवा में उड़ जाता है वह शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल कर नीचे गिर जाता है, जिसे हम सेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंडर कहते हैं। आगे देखिए, उद्गार में निकलने वाली गैस में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। लावा में बुलबुले इन्हें गैसों के कारण उठते हैं और जब लावा बहना बंद हो जाता है तो भी कुछ समय तक ज्वालामुखी से भाप निकलते देखा जा सकता है। पिघली चट्टान को ऊपर लाने में ये गैसें ही सहायक होती हैं। इसके लिए भूपटल में कोई कमज़ोर दरार छिद्र या कमज़ोर परत को तोड़कर या गैस लावा को ऊपर की ओर रास्ता बनाने में मदद करती है, जिस कारण ज्वालामुखी में विस्फोट हो जाता है। ज्वालामुखी के फूटने पर भूकंप आना स्वाभाविक है। कहने का मतलब है, जब भूकंप ज्वालामुखी आता है तो उसके साथ में भूकंप भी प्रायः आ जाते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी का विस्फोट एक भयानक विस्फोट की तरह होता है, जिसके कारण पृथ्वी कंपित होने लगती है और उस स्थिति को भूकंप कहते हैं। यहाँ हेडिंग लगा लीजिए, ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी। यहाँ हेडिंग लगा लीजिए, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में सदैव कुछ समय के बाद उद्गार होते रहते हैं। याद रखेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनमें कुछ समय पर उद्गार होते रहते हैं, जिस कारण इनमें से सदैव धुआं निकलता रहता है और समय समय में विस्फोट होते रहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 है। इनमें प्रमुख हैं इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली। कौन कौन से मुख्य हैं? इटली का एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। कैसे ज्वालामुखी हैं? सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगली हेडिंग लगा लीजिए, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, यानी पिछले कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इनमें कभी भी उद्गार होने की संभावना बनी होती है, यानी उद्गार हो सकता है। इसके उदाहरण है वेसुवियस, भूमध्य सागर में स्थित है। क्राकाटोआ, सूडान जलडमरू मध्य में स्थित है। और फ्यूजियामा, जापान में है। मियन, फिलीपींस में है। ये प्रमुख उदाहरण हैं किसके? सुषुप्त ज्वालामुखी के। अगली हेडिंग लगा लीजिए, शांत ज्वालामुखी। वैसा ज्वालामुखी या ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल में, यानी बहुत प्राचीन काल में कभी उद्गार हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में उद्गार होने की संभावना नहीं है,
यानी पहले कभी उद्गार हुआ है, बहुत समय में उद्गार नहीं हुआ है बहुत समय से, और जिनमें पुनः यानी आगे भविष्य में उद्गार होने की संभावना नहीं होती है, ऐसे ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं, देख लीजिए। उदाहरण है कोह सुल्तान एवं देवबंद। देमबंद ईरान में स्थित है। पोपा म्यांमार का, किलिमंजारो अफ्रीका और चिम्ब्राजो दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख ज्वालामुखी है। अब हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, भूकंप। भूकंप से क्या तात्पर्य है, भूकंप का अर्थ। हेडिंग लगा लीजिए। अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं। पृथ्वी में होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग में अचानक ऊर्जा मुक्त होती है जो चारों दिशाओं में भूकंपीय तरंगों के रूप में फैल जाती है। यही तरंगें भूमि में कंपन करवाती हैं। विज्ञान की जिस शाखा में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। यानी विज्ञान का भूकंप का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, सिस्मोलॉजी कहते हैं। लिख लीजिएगा। भूकंप को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग, जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ कहते हैं। यानी विज्ञान जिस विज्ञान में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं, और जिस यंत्र से भूकंप का मापन किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये एक फिगर है अर्थक्वेक का, भूकंप आने का। ये यहाँ भूकंप का फोकस बनता है, और जिस स्थान पर भूकंप सबसे पहले पृथ्वी के ऊपरी भाग को छूता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिसेंटर। आगे देखिए, अभिकेंद्र। अभिकेंद्र वह स्थान होता है जहाँ पृथ्वी के अंदर भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र कहते हैं। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह क्षेत्र होता है जहाँ भूकंपीय तरंगें मुक्त होती हैं। इसे भूकंप का उद्भव केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्भव, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। अगली हेडिंग है अभिकेंद्र। इसे ही एपिसेंटर कहते हैं। अब एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। यह पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान होता है जहाँ भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम पहुँचती हैं। यह अभिकेंद्र के ठीक अपकेंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। भूकंप के कारण सर्वाधिक विनाश इसी क्षेत्र में होता है जहाँ पर एपिसेंटर बनता है। अगली हेडिंग है बच्चों, भूकंप का मापन या भूकंप मापने के स्केल। स्केल ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप के मापन के लिए मुख्य रूप से दो स्केल का उपयोग किया जाता है जो निम्न है। पहला है रिक्टर स्केल, आपने नाम सुना है। इस स्केल के द्वारा भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को मापा जाता है। यह स्केल भूकंप के परिमाण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, भूकंप के परिमाण को दर्शाता है। यह एक मात्रात्मक स्केल है। इस स्केल में 0 से 9 तक की इकाइयाँ होती हैं। इस स्केल में एक इकाई बढ़ने पर भूकंप की ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है बच्चों, 10 गुना बढ़ जाती है एक यूनिट बढ़ने पर। अतः यह एक गुणात्मक लघुगणक स्केल होता है। वर्तमान समय में उच्च तीव्रता के भूकंप को मापने के लिए मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का उपयोग किया जाता है। हेडिंग लगा लीजिए, मर्केली स्केल या मर्केली स्केल। इस स्केल द्वारा भूकंप के कारण होने वाली आघात की तीव्रता को मापा जाता है।
यानी भूकंप के द्वारा होने वाला जो आघात है उसकी तीव्रता को मापा जाता है किसके द्वारा? मरकरी स्केल द्वारा। यह गुणात्मक स्केल है। इस स्केल में 1 से 12 तक की इकाइयाँ होती हैं। आजकल मॉडिफाइड मर्केली स्केल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आपने देखा 2 प्रकार के स्केल। अब चैप्टर के लास्ट में हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर हैं उनको देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, कालडेरा किससे संबंधित है? कालडेरा किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं और यही क्रेटर जब बड़े आकार का बन जाता है तो उसे कालडेरा कहते हैं। ज्वालामुखी में कौन सी गैसें होती हैं? तो जलवाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, जागृत ज्वालामुखी में सदैव उद्गार होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाती है? मैग्मा कहलाती है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान है? वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान है। विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो प्रशांत महासागर का अग्निवलय क्षेत्र। सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? प्रशांत महासागर के अग्निवलय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, ज्वाला खंडाश्मी क्या है? ज्वाला खंडाश्मी क्या है? तो तात शैल के टुकड़े और लावा को ज्वाला खंडाश्मी कहते हैं। यानी ज्वालामुखी के द्वारा जो निकले लावा के छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें ज्वाला खंडाश्मी कहते हैं। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो अलास्का में पाई जाती है। वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली द्वीप पर स्थित है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? जापान का ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली पर। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? जापान का। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है? तो वेसुवियस तुल्य। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं होता है? नहीं हुए हैं, ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं। तो मृत ज्वालामुखी में। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो सक्रिय हैं कहाँ पाए जाते हैं? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण कौन सा है? काराकटोआ ज्वालामुखी। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी कहा जाता है। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? मैग्मा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फौसा मैग्मा क्या है? एक ज्वालामुखी है। फौसा मैग्मा क्या है? एक ज्वालामुखी है। अब यहाँ कुछ भूकंप से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो दीर्घ पृष्ठीय तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं, विनाशकारी होती हैं। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री
लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप है। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? सीस्मोलॉजी। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा सीस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को। समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सह भूकंप रेखा कहते हैं। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहते हैं? अग्निवलय कहते हैं। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? सुनामी। सुनामी जल में घटना घटित होती है। ऊंची ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को कहते हैं भूकंप अभिकेंद्र कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? तो 8,000 से 10,000 तक भूकंप आ जाते हैं एक वर्ष में। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो मर्केरी स्केल। कौन सा स्केल बच्चों? मर्केरी स्केल पैमाना के द्वारा। धरातली भूकंप में तरंगें किसके आकार की होती हैं? तो एल आकार की होती हैं। किस आकार की होती हैं? एल आकार की। बच्चों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारी क्लासें नियमित रूप से देख रहे होंगे और अपने नोट्स भी मेंटेन कर रहे होंगे। अगली क्लास हम आपके बीच जल्द लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें।